तो आज का जो हमारा जो टॉपिक कराने वाली हूँ उसके लिए थोड़ा सा पहले ये है कि बैकग्राउंड इसका जो हम तुम पूछ रहे हो कि रिसर्च हाइपोथेसिस का रिलेवेंस। तो रिसर्च हाइपोथेसिस पहले हम रिसर्च क्वेश्चन बनाया, रिसर्च क्वेश्चन के बाद रिसर्च हाइपोथेसिस, उसका दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि भाई एक हमारी मेडिसिन काम करती है और वो कहते हैं नहीं करती है। तो स्टेटमेंट ये था कि हमारी मेडिसिन हम क्वेश्चन लेके चले कि हमारी मेडिसिन एक्जिमा में काम करती है या क्या रोल है। क्वेश्चन ये है कि क्या रोल है हमारी मेडिसिन का, या ये रोल है या कि कितनी एफिकेसी है या कुछ भी जो तुम वर्ड डालोगे उसके अंदर रिसर्च क्वेश्चन के अंदर। तो उसके बाद में तुम उसके अगर कि भाई क्या एफिकेसी है या उसमें उसमें फिर टाइटल बनाने के लिए हमको आगे जाना पड़ेगा। तो जो रिसर्च क्वेश्चन के बाद में हम उसका दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हाँ करती है नहीं करती। फिर दोनों के आगे हम पेशेंट्स इकट्ठे करके और देखेंगे कि भाई किस चीज के एविडेंस ज्यादा मिले। तो ये क्या तरीका हुआ किसी चीज को प्रूव करने का। एक तरीका हुआ कि एक सवाल को और सवाल के दो ऑप्शंस को और उसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है क्या, सच क्या है, ये पता करने का, सिद्ध करने का एक तरीका है। तो ये एक तरीका है। एक तरीका मतलब कि भाई किसी चीज को प्रूव करने के लिए उसके सबूत इकट्ठे करते हैं। सबूत मतलब जो मैंने उनको बताया था पहले तो की थी कि नंबर इकट्ठा कर रहे हैं, वोट डल रहे हैं। वोट है मतलब फ्रीक्वेंसी इकट्ठी कर रहे हैं उस चीज की। तो मैथ्स इन्वॉल्व हो रही है। तो किसी चीज को प्रूव करने के लिए सिर्फ मैथ्स इन्वॉल्व नहीं होती है। मैथ्स इन्वॉल्व करने के लिए तो ये स्टेप्स आएंगे। अगर उसको उसमें मैथ्स से किसी और तरीके से भी प्रूव होती है, जैसे तुमको मैंने बताया था कि एक्सपीरियंस वाली, उसमें भी बायसिन वाली इधर ही डलती है। लेकिन और फिलोसफिकली भी, जैसे लॉजिक से भी जो लोग प्रूव करते हैं, ज्यादातर पहले वाले इस तरीके से प्रूव होती थी। तो किसी चीज को सिद्ध करना हो, सबूत इकट्ठे करने हो, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि नंबर तो अब लगने लगा है, क्योंकि मैक्सिमम 95% से ज्यादा चीजें सिद्ध करने के लिए मैथ्स ही इम्प्रूव ली जा रही है। रिसर्च में ऐसे ही प्रूव किया जा रहा है। लेकिन कोई और वे भी है दुनिया में, वो जो है वो हम यूज नहीं कर रहे। लेकिन एक्चुअली में हम प्रैक्टिकल साइंस में हम देखें, हमारी होम्योपैथी में हम फिलॉसफी भी यूज करते हैं। तो आर्ट एंड साइंस दोनों यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये उस तरीके का मेथड है कि भाई एक तो है जिसमें आर्टिस्टिक साइड है, फिलोसफिकल साइड है। हमारे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो लेके हम चल रहे हैं, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल रहा, उसका कोई सबूत सा नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे दिमागों में, ख्यालों में हम उसको लेके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजों का डिसीजन लेते हैं, लॉजिक लगाते हैं उसके ऊपर। जैसे कि भी हेरिंग लॉ लगा, हम लॉ बना देते हैं उसको, हेरिंग लॉ, उसके सबूत इकट्ठे करे होंगे उन्होंने, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली कितने मतलब ऐसे करके सिमिलर ऐसे करके वो लॉ बन गए हैं। लॉ तभी कोई चीज बनती है जब उसके बहुत सारे सबूत मिलते हैं करने के लिए। लेकिन ख्याल से शुरू हुए थे, एक लॉजिक से शुरू हुए थे, उस लॉजिक के ऊपर बहुत काम किया गया। काम करने के बाद सबूत इकट्ठे करेगा और उसको मैथमेटिकली प्रूव किया गया। लेकिन अगर वो इतना ही बड़ा लॉ है तो हर जगह क्यों नहीं लग रहा, हम उसको लगा नहीं पा रहे, या गलती कर देते हैं, या उस लॉ में प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, या उसने कुछ एडिशन की है, या क्या है, मतलब उसके अंदर हमारे में वो कमी है। कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो अगर इतना ही सही है तो ग्रेविटी अगर लॉ है तो वो हर सेकंड कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होती। तो हमारे वालों के साथ क्या हो गया ऐसे करके, तो हम लगा नहीं पा रहे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है उसमें, तो कहीं ना कहीं पे। तो इस तरीके से, लेकिन वो ख्याल शुरू कहाँ से हुआ था? एक लॉजिक से शुरू हुआ था। एक लॉजिक तो ऐसा होना चाहिए। तो कोई भी चीज को फिलोसफिकली प्रूव करते हो, मैथमेटिकली प्रूव करते हो। ये एग्जाम पर सिर्फ जस्ट समझ के हिसाब से तुमको बता रही हूँ, इसलिए इसको करने के लिए। अब मैथमेटिकली जब हम प्रूव कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? उसका डेटा कलेक्शन कर रहे थे ऐसे करके। तो डेटा मतलब अब उस चीज के सबूत इकट्ठे करने हैं तो फिर डेटा को कलेक्ट करो, उसको अरेंज करो जैसा जैसे वो समझ में आए, असेंडिंग डिसेंडिंग या कैसे भी करके उसको समझ, जैसे वो यूज हो सके। अब उसके बाद में अरे यार एक सेकेंड, हाँ, अंडरस्टैंडिंग डेटा ये करो कि बस उस डेटा को समझ पाओ, कैसे किस तरीके का डेटा है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, उसमें और कुछ प्लस माइनसेस हैं। मतलब क्योंकि जैसा सा डेटा होगा तुम आगे उसको प्रूव करने के लिए वैसे से सवाल इकट्ठे करोगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, जैसे कि तुमने पहले तो डेटा कलेक्ट किया, अरेंज किया, पेशेंट्स इकट्ठे करे, जो तुम हाइपोथेसिस तक पहुंचे, विचार बनाया कि भाई एक्जिमा सल्फर से ठीक होता है। तो ये सीधा तो दिमाग पहले में ख्याल नहीं आया होगा ना, कहीं तो कुछ पता चला होगा कि भाई सल्फर काम करती है, कहीं सबूत ये देखे होंगे तुमने। फिर तुमने कहा कि एक्जिमा में काम करती है, तो पीछे का कोई बैकग्राउंड डेटा तो तुम्हारे दिमाग में होगा। वो तुम्हारा लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, पीछे कहीं से कुछ और है, वहां से कुछ ना कुछ दिमाग में आया होगा।
फिर तुमने उसको अरेंज किया होगा, उसको उसको समझा होगा। ये तुम डायरेक्ट कर लो, जीरो से कर लो, मतलब तुमको तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है, तुमने ऐसे ही पेशेंट्स तुम देख रहे हो 10 साल से, और तुमको अपनी ऑब्जर्वेशन हुई, ये है ऑब्जर्वेटरी वाला कि भाई अरे यार ये तो ऐसे इस BVQ तो इसमें 8 mm तक की यूट्रस से उसमें यूरेथ्रा से निकालती है और इससे बड़े नहीं निकालती। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और तुम कहते हो यार इसको टेस्ट करके देखते हैं, मतलब आगे से मैं यही दिमाग में रख के और अपने पेशेंट्स को देखूंगा इसके, और देखता हूँ, सबूत इकट्ठे करता हूँ उसके दिमाग के लिए। तो कैसे भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, ये तुम खुद कर पाए, किसी और के एक्सपीरियंस से उठा पाए, और फिर उसके बाद तुमने एक कंसेप्ट बनाया दिमाग में, जिसको फिर तुम एक रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के बाद तुम उसको फिर 2 भाग में डिवाइड करके हाइपोथेसिस में, फिर अब उस हाइपोथेसिस को तुम वेरीफाई करते हो। वेरीफाई मतलब उसके आगे तुम उसके सबूत इकट्ठे करके टेस्ट लगाते हो, और तुम वेरीफाई करते रहते हो। जब तुम बारी बारी वेरीफाई करते रहोगे कि भाई ये तुमने 10 लोगों ने बड़े बड़े सैंपल्स में किया और बहुत लोगों ने किया, जब वो बारी बारी वेरीफाई होती जाती है, वो हाइपोथेसिस, वो लाइन, वो स्टेटमेंट वेरीफाई और उसके सबूत मिलते रहते हैं, तो तुम क्या करते हो, लास्ट में उसका लॉ बन जाता है, जो हमारे वाले साइंस के साथ में इसमें हुआ। अब क्या होता है कि बहुत बार जब वो चीज शुरू हो गई, जैसे हमारे साइंस में हुई कि भाई सिमिलर स्क्वेंचर, ये कहीं तो आया होगा ना, उन्होंने किताब में पढ़ा, उन्होंने एक्सपीरियंस में देखा, और बारी बारी फिर बहुत सबूत इकट्ठे करने लगे और देखा कि अच्छा इसको हाइपोथेसिस बनाई जाए, मतलब ये करता है नहीं करता, फिर लेके उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, ये उन्होंने किया होगा, मतलब सबकॉन्शियसली किया हुआ, जानबूझ के किया या किया नहीं किया, फिर उसके बाद वो लॉ बना, यार इसके इतने सबूत मिले हैं, ये तो बात सच है, फिर उसकी लॉ की एप्लीकेशन ऐसे करके। तो ये एक जनरल सी बात है करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, और अब वेरीफाई करने के लिए क्या क्या करते हैं, वो वाली बात है। तो जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा और अरेंजमेंट करने के लिए, जैसे हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, ये सब समझने के लिए, और उसके बाद मेथड, सैम्पलिंग के मेथड हम सब पढ़ चुके हैं, और उसके बाद जो कुछ मिलेगा उसका लिखते कैसे हैं, एक तरीके से रिसर्च राइटिंग, ये सब कुछ अलग बात है, वो लास्ट बात है। ये जस्ट थोड़ी सी, इतनी सी, मतलब समझने की थोड़ी सी साइंस। उसके बाद हम ये वही आ गया लास्ट में, ये हाइपोथेसिस। ये तुम पेज क्लिक कर लो कि जो हाइपोथेसिस की बात करी, कि तुम एक हाइपोथेसिस लेके चले, और हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, तुमको मेरा एक्सप्लेनेशन मैं इस फॉर्म में कह रही थी तुमको कि भाई जो तुम अपना सिलेबस रिवाइज करो ना, तो उसको एक पेज पे मिनिमम पे लाने की कोशिश करो। उस दिन मैंने तुमको ये पढ़ाया, ये एक पेज में कन्वर्ट कर दिया मैंने सारा इसके अंदर। तो हाइपोथेसिस क्या था, एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ए फिनोमेना, an idea that is suggested as the possible explanation of something but has not yet been found to be true or correct, कि वो बात सच भी है कि नहीं, यही तुम ढूंढने चलते हैं उसके अंदर। तो एक जस्ट थोड़ी सी डेफिनेशन भी नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये होती है कि हाइपोथेसिस एक प्रिसाइज स्टेटमेंट होती है जिसका टेस्ट किया जा सकता है, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द रिसर्चर प्रेडिक्ट विल बी द आउटकम ऑफ द स्टडी। हम ये आते हैं कि ऐसा, ये ऐसा होगा, हो सकता है, इससे बेटर है, एफिकेसी देखो, होम्योपैथी इसमें काम करती है, ऐसे करके। तो ये डेफिनेशन ये होती है, समझा ऐसे जाता है इसको। फिर जो तुम कोई स्टेटमेंट बनाओगे तो ऐसे सीधी सी तो बना नहीं दोगे, मतलब उसको बनाने का भी लॉजिक होता है कि भाई एक्सप्लेनेशन कैसी, जो स्टेटमेंट तुम बनाओगे वो एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। रिलेवेंट हो लेकिन अनसाइंटिफिक भी हो सकती है। कैसे, जैसे कि ऐसा तो होता ही है, मतलब इसको इतना डिटेल में मत समझो, बस इतना समझने की कोशिश करो कि भाई जो भी तुम स्टेटमेंट बनाओगे, जैसे तुमको मैंने सीधा फॉर्मेट बना के दे दिया कि यार हाँ और ना में कन्वर्ट कर लो एक तरीके से, तो वो तो उसके टाइप्स होते हैं, नल वाली और अल्टरनेटिव वाली। एरर्स क्या होते हैं उसके, वो तुमको बताया था। लेकिन उस चीज को बनाने का पीछा एक थोड़ा सा लॉजिक चल रहा होता है कि तुम ऐसे ही कोई लाइन उठा के उसको टेस्ट करने नहीं बैठ जाओगे। वो टेस्टेबल होनी चाहिए स्टेटमेंट, कि जैसे कि एडिट उसको अनसाइंटिफिक या साइंटिफिक लाइन बनाने में क्या डिफरेंस आएगा। साइंटिफिक कहता है कि प्रोबेबली इन द लाइट ऑफ अवेलेबल एविडेंस, कि जो तुम बात बोल रहे हो उससे रिलेटेड कुछ हालात, कुछ इंफॉर्मेशन पहले है, कोई गुड एविडेंस है, ऑलवेज सब्जेक्ट टू डाउट, और हो सकता है कि वो बात गलत हो, इस पे भी, मतलब क्योंकि दोनों साइड हो सकता है कि बात सच हो या झूठ हो, लेकिन कुछ ना कुछ दोनों के ही सबूत हो या एक साइड के सबूत हो, और तुम दूसरे साइड कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हो। सर्च ऑफ एविडेंस नेवर एंडिंग, मतलब हमेशा ढूंढते रहते हो। और क्वालिटी ऑफ टेस्टेबिलिटी, कि बस उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उस बात को हम ढूंढ सकते हैं। कुछ ऐसा ही सवाल ना क्रिएट करके बैठ जाएं जिसको ढूंढ ही ना पाए, ऐसे करके। तो अब जैसे कि कोई और धरती भी है दुनिया में,
ये सवाल बन गया जी। अब इसको टेस्ट करने के लिए अब करें क्या? हाँ जी है और नहीं भी है जी, तो उसको अब करें क्या? उसको हाइपोथेसिस बना के करोगे क्या उसका? मतलब वो सबूत इकट्ठे करने के लिए तुम्हारे पास संसाधन है, कुछ ऐसा है सबूत? अब पुराना लिटरेचर उठाओगे, वो सारा वन साइडेड भी हो सकता है भाई, इसी यहीं पे जो धरती पे अवेलेबल है, बाहर धरती से बाहर जो लोग हैं उनके पास कोई एविडेंस है क्या? तो इस तरीके से कि वही कुछ कुछ करने लायक हो उसके अंदर, ऐसा नहीं हवाई उसमें कर सकते। तो लेकिन जो उसके अपोजिट होगा अनसाइंटिफिक, वो क्या होगा कि डॉगमेटिक, ऐसा ही होता है, ये तो है ही है, ऐसे वाला। और एनीथिंग इज रिगार्डेड एज एविडेंस इन देयर फेवर, इट्स फेवर, जैसे कि हाँ कि ऐसा कुछ कि एवरीवन नोज इट सो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। जैसे कहते कि भाई भगवान वाली बात लेके चल लो, भले सारी दुनिया मानती है जी, इतने रिलीजन है जी, किसी ना किसी फॉर्म में मानती है, उसका नाम तुम अलग अलग रख देते हो जी, ठीक है, तो तुम सारा दुनिया भगवान के आसपास, ये दुनिया बनाई उसने, ये तो सब सारी दुनिया को पता है, तो इसको ढूंढ ही नहीं सकता, मतलब इसके एंटी सबूत इकट्ठे ही नहीं करना, इसकी उसका ये हो ही नहीं सकता ऐसे करके। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होंगे वो नहीं लेने हैं, जिसका कोई अता पता नहीं, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, जिसको तुम टेस्ट नहीं कर सकते, जो तुमने मुद्दा करके हाँ कर दिया। तो तुम अपनी मेडिकल साइंस में जब हम वो चीज बनाएंगे तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं लेने हैं, बायस आ जाएगा, बायस फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, ऐसे करके। तो ये एक उसका पार्ट है। दूसरा डेफिनेशन होगी, तीसरा क्राइटेरिया टू जज द मेरिट ऑफ कंप्लीटिंग साइंटिफिक हाइपोथेसिस, मतलब एक तरीके से कि वो जो हाइपोथेसिस हम साइंटिफिक वाली लेके चले, बनाया हमने, पता करने की कोशिश करी यार हमने कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं बना दिया, टेस्ट किया जा सकता है। अब टेस्ट होने के बाद कंपेटेबल हो, मतलब ऑलरेडी या तो जो एविडेंस अभी तक अवेलेबल है, जैसे कि सल्फर और एक्जिमा के पहले के कोई एविडेंस अवेलेबल है, दोनों से कोई रिलेटेड, और तुमने देखा कि यार हाँ सल्फर एक्जिमा में, सल्फर सोरेसिस में काम कर रही है, सल्फर टीनिया में काम कर रही है, सल्फर किसी और स्किन डिजीज में काम कर रही है, लेकिन सल्फर पता नहीं एक्जिमा में काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये कहीं नहीं मिल रहा। अगर मिला ही होता तो तुम दोबारा कंफर्म करने वाले टेस्ट कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन अगर वो कहीं नहीं मिल रहा तो भी तुम सर्च कर रहे हो, तुम सल्फर को स्किन डिजीज के ब्रॉड स्पेक्ट्रम में से एक छोटा सा डिजीज निकाल के उस पर कर रहे हो, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कंफर्मेटरी या पहले से कुछ उठा रखा है, तो तुम कंपेटिबिलिटी चेक करते हो, प्रेडिक्टिवनेस चेक करते हो कि विद सम वेल अटेस्टेड ऑब्जर्वेशंस और गैदर रेंज ऑफ फैक्ट्स बिहाइंड इट। वही कि भाई एक तो कंफर्मेटरी टेस्ट तुम्हारे पास समान है कि सल्फर पहले एक्जिमा में दे रखा है और या किसी पोटेंसी में दे रखा किस तरीके से, तो कंफर्मेटरी तो है ही पीछे का, या तुमने एक नया ऑब्जर्वेशन ले लिया कि पहले तो कंफर्मेशन कहीं से नहीं मिली हुई, सल्फर और स्किन डिजीज का कोई कोरिलेशन कंफर्म है ही नहीं, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन में है, ऐसे करके। जैसे कोई मेडिसिन हो सकती है जो तुमको लगता है कि भाई इसके एविडेंसेस कम है लेकिन ऑब्जर्वेशन में है, तो तुम उसमें फैक्ट्स इकट्ठे करने की कोशिश करते हो उसके अंदर। फिर मतलब इसमें कंपेटेबिलिटी हो, प्रेडिक्टिबिलिटी हो, सिंप्लिसिटी हो। मतलब तुमको सिंप्लिसिटी मतलब अगर तुमने दो स्टेटमेंट्स बना ली किसी तरीके की, तो जैसे बोला है टू राइवल हाइपोथेसिस मे बी रिलेवेंट एंड टेस्टेबल मे फिट इक्वली वेल विद द एस्टेब्लिश्ड थ्योरी, जो ऑलरेडी एक थ्योरी चल रही है हमारे वाली पहले किसी भी उस चीज को लेके, जैसे कि सल्फर स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है, और तुमको कहीं मिल गया कि भाई सल्फर एक्जिमा में केसेस के अंदर उतनी अच्छी नहीं है, नहीं टीनिया, हाँ, लेकिन टीनिया की केसेस में बहुत अच्छी है, तो तुम किसी भी तरीके के दो स्टेटमेंट्स लेके चल सकते हो, या एक स्टेटमेंट ही है उसमें दो तरीके का डिफरेंस आ रहा है और दोनों ही बराबर चल रहा है, सब एंगल से तुम देख रहे हो, ये सारे ये पॉइंट टिक हो गया, ये पॉइंट टिक हो गया, सब कुछ टिक हो गया, लेकिन उसमें से भी वो बोला जाएगा जो ज्यादा सिंपल है, जिसके सिंपलर फॉर्म में circumstances available है, in such circumstances we are likely to favor the simpler of the two। दोनों में से जो ज्यादा सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड वाली होगी कि भाई टीनिया में काम करती है लेकिन टीनिया में स्टार्टिंग केस में काम नहीं करती, मतलब स्टार्टिंग में ही काम करती है, लास्ट में काम नहीं करती, और बहुत रिपीट करना पड़ता है, ये करता, मतलब ऐसा करके बहुत अगर कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म बन रहा है स्टेटमेंट का कि होम्योपैथी काम तो करती है लेकिन ये कंडीशंस के बाद, लेकिन एक्जिमा में या टीनिया का कोई और फॉर्म है, टीनिया कैपिटिस में काम करती है, टीना एरोटा में काम नहीं करती, तो ऐसे करके। तो मतलब कुछ भी जो सिंपलर है वो उठाओ पहले, ताकि उसको सीधा रिलेशन उसका ढूंढना आसान हो। कॉम्प्लेक्स चीजों का ज्यादा नहीं उठाते उसको उसके अंदर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजों को प्रूव करना मुश्किल हो जाता है ऐसे करके कि भाई अब इतनी कंडीशन लगने के बाद ही वो केस बनेगा और उसके बाद ही उसके सैंपल्स इकट्ठे होंगे, तो वो भी प्रॉब्लम आती है। तो जितना सीधा सा सिंपल सा सीधा रिश्ता बनता है किसी चीज का और तुम उसको टेस्ट करना चाहते हो तो आसान है। फिर टेस्ट करने के दो तरीके, रिसर्च हाइपोथेसिस के नल और अल्टरनेटिव।
एरर क्या आ सकता है कि तुमको बताया था कि जो नहीं है वो तुम प्रूव कर दो, एक टाइप का एरर, और जो है वो भी तुमसे प्रूव नहीं हुआ, होगा दूसरी तरीके का एरर। तो इस तरीके से ये सारा सिलेबस, जिससे कि सारा टॉपिक इस तरीके से कवर कर दिया। अब जो हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो है कि भाई एक हाइपोथेसिस क्या होती है, ये हमने समझ लिया। अब जो हम पढ़ने वाले थे आगे कि जो उसका मेकिंग कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड वेरीफाइंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को वेरीफाई कैसे करेंगे, बना लिया हमने एक हाइपोथेसिस। जैसे तुमको मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि भाई एक सेकेंड और है, ये सारे जैसे तुमको मैंने एग्जांपल दिए थे इसके अंदर कि जैसे कि भाई इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन सोरा एंड एपिलेप्सी, नल हाइपोथेसिस क्या होगी, सोरा इज नॉट द कॉज ऑफ एपिलेप्सी, अल्टरनेटिव इसकी अलग बात है। डू डिफरेंट पोटेंसीज गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, तो हमने कहा ऑल पोटेंसी शो सिमिलर डिजीज, ऐसे करके जब तुमने कहीं एक स्टेटमेंट तो बनाई, स्टेटमेंट के बाद तुम एक शुरू हो गए, देयर इज नो डिफरेंस इन द रिजल्ट, एक लेके चले हो गए, और उसके बाद जब दो स्टेटमेंट्स, नल हाइपोथेसिस, एनएच मतलब नल हाइपोथेसिस, और कोई भी जो तुमने ली उसके अंदर एग्जांपल के अंदर तुम नल और अल्टरनेटिव लेके अब तुम दोनों के सबूत इकट्ठे करते हो, तो उसे कहते हैं टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, ऐसे करके। तो अब ये थोड़ी सी मैं थोड़ी बता देती हूँ तुमको, ताकि तुमको थोड़ा सा इजी हो समझना, ज्यादा डेप्थ में नहीं। द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये पढ़ो क्योंकि इसमें आएगा नहीं, मतलब ये तुम्हारे से समझने के लिए, तुम्हारे को जो पेपर में लिखना है वो पहला वाला पेज बता दिया पूरा हाइपोथेसिस का, और अब आगे जो करना है टेस्ट तुमसे पूछे जाएंगे, टी टेस्ट या जो भी आगे के टेस्ट पूछे जाएंगे, वो आएगा पेपर में। ये सिर्फ समझने के हिसाब से है, तो इतना सा पेज, बस इतना सा तुमको मैं थ्योरी पढ़ा दूं ताकि तुमको थोड़ा सा वर्ड कान में बैठने लग जाए। द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और इसको बोला जाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, finds a place if one argument is contradicted with another, the material evidence is questioned, or more than one finding turn out to be equally effective। दो चीजों को तुम ढूंढ रहे हो, दोनों के ही सच होने के चांसेस हैं, तुम दोनों पे ही क्वेश्चन खड़ा कर रहे हो, मटेरियल एविडेंस इकट्ठे कर रहे हो, दोनों मतलब एक तरीके कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, एक कह रहा है मैं ठीक करता हूँ, कहता है नहीं ठीक नहीं करता, तो एक आर्ग्यूमेंट बना के जो कि एक दूसरे से अपोजिट है, उसके मटेरियल एविडेंस इकट्ठे कर रहे हो, ताकि वो दोनों में से दोनों के ही इक्वली चांसेस हैं कौन सच साबित हो सकता है इसके अंदर। नेचुरली इफ देयर आर मोर देन वन क्लेम पुट फॉरवर्ड, द सिग्निफिकेंस ऑफ वन ओवर द अदर इज टू बी टेस्टेड। अब जैसे मैंने 4 ऑप्शंस बता दिए, अगर उससे भी ज्यादा आ जाए ऐसे करके कि 2 ऑप्शन तो हम ढूंढते ही, अगर उससे ज्यादा होने लग जाए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दीज क्लेम्स और हाइपोथेसिस मे बी रिलेटिंग टू एनीथिंग और एवरीथिंग, कहीं से भी हो सकता है। इन सच हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड अ मेजरेबल टर्म्स, मतलब इसको दी सच हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड इन सम मेजरेबल टर्म्स, कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है इसको नापने योग्य स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि सल्फर स्किन डिजीज में काम कर दी, अब स्किन डिजीज तो बहुत बड़ी चीज कर दी, फिर स्किन डिजीज में हमने एक डिजीज उठा ली कि चलो टीनिया, सल्फर टीनिया में काम करती है कि नहीं, या एफिकेसी ऑफ सल्फर इन टीनिया केसेस, ये क्वेश्चन लेके चले। उस क्वेश्चन का 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हाइपोथेसिस लेके चले, जो हाइपोथेसिस लेके चले वो जो काम करती है और नहीं करती है, ये उसकी हाइपोथेसिस लेके चले। तो हमने एक स्टैटिकल हाइपोथेसिस बनाई, मतलब जो जिसका नापा तोला जा सके, जिसपे मैथ लग सके, ऐसे करके। अ स्टैटिकल हाइपोथेसिस मे बी ट्रू और फॉल्स, फॉर द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस नीड सम साइंटिफिक अप्रोच, इट इज टर्म एज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो वर्ड अगर टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऐसे आएगा। एंड द स्टैटिकल टूल्स दैट आर यूज्ड टू बी डू टेस्ट आर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, और जो हम टूल्स आगे यूज करेंगे उसको टेस्ट करने के लिए
उसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इतनी सी बात, ठीक है। इन अ वे द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आर मोर और लेस द सेम। द वर्ड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस signifies the testing of one claim over the other, where the testing of significance goes still further to see the level at which it is significant. जैसे हम बोले थे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कि भाई ये हाइपोथेसिस सही है कि नहीं, इस टर्म से सिर्फ इतनी ही बात समझ में आती है कि भाई टेस्ट करके देखो उसका टेस्ट का रिजल्ट हाँ या ना, ये वाली सच है या ये वाली सच है। लेकिन जो वर्ड इसी का ही मतलब इसी को अल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं, जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वर्ड ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें हम सिग्निफिकेंस का लेवल तक चेक कर लेते हैं, ये बात सच है तो कितने हद तक सच है, ऐसे करके। तो जो चांसेस हमने टेस्ट उसमें सबूत इकट्ठे करेंगे उसमें हम ये भी दिखा पाएंगे कि भाई ये इतने हद तक सच है, जो प्रोबेबिलिटी और वो सब निकालते हैं हम उसके अंदर, इसलिए इसको वर्ड बोलता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस तक बोला जाता है। तो ये जो इतना सा पैराग्राफ है ये तुम्हारे काम का है, इतना सा, बाकी इधर उधर का नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि जब हम टेस्ट करेंगे वो, तो एक और लेते हैं। अभी तक जो बताया ये समझ आया? मैं क्या कहना चाहती थी, तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ, इसे समझने के लिए, क्योंकि आगे हम जो करेंगे उसमें जो तुम्हारे पेपर की है, जो तुम्हारे यूज की है, तुम्हें वैसे बताऊंगी। कुछ चीजें कंसेप्ट बनाने के लिए होती हैं कि यार ये बात समझोगे आ कहाँ से बनाया कुछ। अब इसमें बहुत कुछ था जो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया, जो तुम्हारे काम का नहीं है, ऐसे करके। सर की बुक में दे रखा है वो स्टार्टिंग में, और लास्ट में टाइम मिला तो बताऊंगी। तो तुम्हें एग्जाम डेट्स वगैरह तो नहीं आया तुम्हारा अभी तक? हाँ ना, कुछ एग्जाम डेट तो नहीं आई ना? अच्छा ठीक है। अब वो जो बता रही हूँ टेस्ट करना जो इतने टाइम से लगे हुए हैं, पूरी कहानी जो हमने आज तक पढ़ी है ना, वो करी इसलिए था कि टेस्ट करके प्रूव कर दो जी बात सच है कि झूठ है। तो वो टेस्ट क्या है, वो टेस्ट क्या है, वो तरीके क्या है? टेस्ट क्या है? तरीके हैं मैथ्स लगाने के। बस फॉर्मूले लगाओ, उसमें सामान डालो, वो जो बताता है वो सच है, ऐसा करके। तो तुमने डाटा कलेक्ट करके पेशेंट्स के बाद में और देखा 100 पेशेंट्स इकट्ठे कर लिए, 70 जो 60 तुमको इकट्ठे करने हैं, उसमें से तुमने जो भी उसका बीपी चेक किया तो सारा बीपी का मैटर इकट्ठा कर लिया। और बीपी का मैटर जो तुमने इकट्ठा किया वो जैसा सा तुम्हारा सवाल है वैसा सा तुम्हारा टेस्ट लगेगा। जैसे तुम कह रहे हो कि मेरे 60 पेशेंट्स थे, 60 के 60 का पहले मैंने बीपी चेक किया, मेडिसिन दी और बाद में बीपी चेक किया, ये एक तरीका। और क्या कि भाई 30 अलग लोग बांट लिए, 30 का बीपी ये है जी, 30 का बीपी ये है जी, ऐसे करके मेडिसिन के बाद बात गई है, मेडिसिन देने के बाद में पहले का क्या था। तो जैसी सी प्रॉब्लम है, 60 एक साथ लिए, 30 में डिवाइड किए, या कुछ और किया, एक मेडिसिन दी या 2 दी या 2 प्लेसिबो में कवर किया, मतलब जैसी सी प्रॉब्लम जैसा सा डेटा। अब ये सिर्फ नंबर है, बीपी है, मान लिया ये बीपी ना हो, मतलब बीपी एक नंबर फॉर्म है। तो अगर ये कुछ और हो, मान लिया कि तुम स्ट्रेस चेक कर रहे थे उनका, तो कैसा सा डेटा हो गया? क्वालिटेटिव वाला। तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, उसमें तुमने करना क्या है चेक, उस हर एक प्रॉब्लम के हिसाब से उसका एक सॉल्यूशन है, मतलब उस पर अलग अलग तरीका है मैथ लगाने का। तो क्या क्या तरीके अवेलेबल है अपने पास में? तो एक तुमको भी बताती हूँ, टेस्टिंग क्वालिटेटिव डेटा इन होम्योपैथिक रिसर्च, ये इतने तरीके के टेस्ट होते हैं जो जब तक तुमने जेड टेस्ट, टी टेस्ट और इतने ही सुना है एग्जाम में, अनुभव भी आया हुआ है, तो ये लगभग ही सारे तुमको एग्जाम में आए हैं। अदर्स जो ये नीचे वाले हैं, स्टीरसन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, एफ टेस्ट, साइन टेस्ट, विल्कॉप्स और ये विटनीस मैन विटनी यू टेस्ट और टी टेस्ट, ये सब कुछ एग्जाम्स वगैरह में नहीं आया है, लगभग यही आया हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो ये है क्वालिटेटिव वाला, क्वांटिटेटिव वाले का भी होता है, लेकिन ये तुमको भी इतना मैं बता रही हूँ। इसके अंदर क्या, उसमें सबसे पहले लेके चलते हैं जेड टेस्ट, इतना बता रही हूँ, आगे डिटेल में बताने वाला है, लेकिन मैं तुमको सिर्फ 2 या 3 शॉर्ट दे रही हूँ। जेड टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव डेटा इन होम्योपैथिक रिसर्च, और यू टेस्ट और टी टेस्ट में भी आता है। व्हेन वी वांट टू कंपेयर द डेटा ऑफ द 2 और मोर सैंपल्स और पॉपुलेशन,
मतलब एक तरीके से जेड टेस्ट जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। जब एक सैंपल को या तो तुम पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हो, पॉपुलेशन का मतलब एक बहुत बड़ा डेटा, जो मैंने बताया था कि जब जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तुमको उसका आंसर मिल जाए। एक सेकेंड, ऐसे तो समझ में आएगा। लेट मी ड्रॉ। Let's see. मैं कह रही हूँ 2 सैंपल्स हैं, 2 सैंपल्स मतलब ये 30 लोग अलग हैं, ये 30 लोग अलग हैं। तो जब तुम इस 30 का डेटा इस 30 से कंपेयर करोगे तो Z लगता है। ये 60 है, 70 है, 100 है, जो भी भूल जाओ, जितने भी 2 अलग अलग लोग हैं। ये 30 लोग अलग हैं, 30 लोग अलग हैं, लोग ही अलग हैं। या ये 30 लोग हैं जो भी तुम ले या ये 60 लोग हैं, इसका तुम जो भी डेटा निकालोगे, जो इसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी हम निकालेंगे, इसमें से मैक्स निकालेंगे, वो ऑलरेडी अवेलेबल जो बहुत बड़े सैंपल्स में जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है, जिस सैंपल का मान लिया कि वो 1000 लोग या 2000 लोग या 5 लाख लोगों का अलग कोई एक्सपेरिमेंट होके रखा हुआ है और तुमने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और सब निकाल के रखा हुआ है। अब वो हमारे पास अवेलेबल है पॉपुलेशन का, उसे कहते हैं हम पॉपुलेशन का, क्योंकि जो ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास है बहुत बड़े सैंपल्स के अकॉर्डिंग वो डेटा। और जब हम अपना कुछ कर रहे हैं, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये पॉपुलेशन अलग होगी, मतलब हमारा सैंपल और ये लोग अलग अलग हो गए। जब दो जिन चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं, भले एक सैंपल और एक पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं या 2 सैंपल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो Z लगता है। ठीक है। एंड विल ये जो रैंक टेस्ट है, टी टेस्ट, क्या टी टेस्ट एंड जो ये 2 चीजें, मतलब ये Z टेस्ट, U टेस्ट, ये 3 चीजें अलग ऐसे करके अलग अलग सिचुएशन में और भी होती है। मेरे लिए तुमको Z पढ़ना है, U और T तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस इतना ही याद रखो Z यहाँ पे। जैसे और भी है कि टी टेस्ट जो है और विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट होता है फॉर क्वालिटी डेटा इन होम्योपैथिक रिसर्च। कब किया जाता है? व्हेन वी वांट टू कंपेयर प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट डेटा ऑफ सेम सैंपल। सेम सैंपल मतलब ये 30 ही लोग थे, इसका पहले का और इसका बाद का। जैसे हम जो ज्यादातर यूज करते हैं, इसलिए तुमने कहा टी टेस्ट लगाओ, टी टेस्ट लगाओ। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, ये अगर ये 30 लोगों को और इस 30 लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ये इसको सल्फर दे दी थी और इसको प्लेसिबो दे दी थी, तो सल्फर को प्लेसिबो से कर रहे हैं तो Z लगाओ। लेकिन अगर यही 30 लोग हैं जिसका पहले का बीपी और बाद का बीपी चेक कर रहे हो और दोनों का डेटा तुम आपस में बताने की कोशिश कर रहे हो कि पहले का बीपी इतना था जी, अब हमारा बीपी बढ़िया हो गया जी, जो भी बढ़िया बताने की कोशिश कर रहे हो तुम, तो ये जो आपस में लगेगा ये लगेगा टी टेस्ट। मतलब ये 60 लोग एक साथ कर दिए तुमने, तो वही सेम चीज प्री और पोस्ट जो तुमको बताया था, जो प्री और पोस्ट को लगता है टी और 2 अलग अलग चीजों को लगता है Z। ठीक है। हाँ, करेंगे एक एक चीज का कैसे करते हैं वो सब करेंगे, बस ये थोड़ा सा एक आउटलाइन तुमको दे रही हूँ। और है जो की स्क्वायर टेस्ट है फॉर क्वालिटी डेटा रिसर्च व्हेन वी वांट टू कंपेयर आवर ऑब्जर्व डेटा विद एक्सपेक्टेड डेटा। हमने जो ऑब्जर्व किया और कुछ एक्सपेक्टेड था कि भाई ये आना चाहिए था, एग्जाम्पल दूंगी तो और समझ में आएगा उसके अंदर। बस ये होता है, ये समझ लो कि भाई एक्सपेक्टेड आउटकम तो ये था, ये होना चाहिए था, लेकिन मान लिया नॉर्मल लिमिट्स से कंपेयर कर रहे हैं, मान लिया कि हम बीपी ऑब्जर्व कर लिया और ये हमारी ऑब्जर्व डेटा था और एक्सपेक्टेड तो बीपी ये आना चाहिए था, कुछ एक्सपेक्टेड कुछ और डेटा होगा, या और एग्जांपल दूंगी और बेटर समझ में आएगा। पर ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी व्हेन वी वांट टू कोरिलेट वन और मोर डेटा विद इन अ सैंपल
एनकोवा लगता है, स्पिट्सरमैन लगता है, ये लगता है। जैसे कि विद इन अ सैंपल, ये दूसरा की स्क्वायर के बाद ये कि कोरिलेट वन और मोर डेटा विद इन सैंपल। एक ही सैंपल है, मतलब 60 लोग हैं, 60 लोगों हैं और 60 लोगों का मान लिया कि हम कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम उनका आपस में ही कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे समझो कि 60 लोग थे और उन 60 लोगों का हमने ये देखा कि मेल फीमेल हैं, अर्बन रूरल हैं और कुछ समथिंग एज है, ओल्ड है, चाइल्ड है या ओल्ड एज है, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। अब ये हम जो सवाल लेके चले कि भाई सल्फर मेल्स में और ओल्ड एज में बहुत बढ़िया काम करती है, समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है और एक ही सैंपल के अंदर वो हम ढूंढ रहे हैं उनका रिश्ता, कोरिलेशन। तो जो ऐसा सा क्वेश्चन होगा उसके लिए ये लोग चलेंगे, ये वाले ऐसा। तो व्हेन वी वांट टू कोरिलेट वन और मोर डेटा विद इन अ सैंपल, ये दिस इज द सेम। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने 3-4 चीजें पढ़ ली कि z कहाँ लगता है, t कहाँ लगता है, ई स्क्वायर का लगता है और इनको वगैरह कहते हैं। तो इसको एक दूसरी तरीके की समरी में डाल सकते हैं। टेस्टिंग 2 डिफरेंट स्टडीज या सैंपल्स या पॉपुलेशन और सैंपल को कंपेयर करोगे तो z लगता है, मैनमेटिंग चिता है, क्रुस्करवेलिस लगता है, ऐसे करके। या हम सिंगल टेस्टिंग सिंगल पॉपुलेशन या सिंगल स्टडी तो टी टेस्ट और विल्कॉक्सन लगता है। दूसरा कि टेस्टिंग द आउटकम ऑफ ए स्टडी या सैंपल पॉपुलेशन विद द एक्सपेक्टेड आउटकम, की स्क्वायर लगता है। और अगर टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक इन ए स्टडी सैंपल या पॉपुलेशन, कि भाई रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक विद इन द स्टडी या सैंपल या पॉपुलेशन, जो भी, तो ये लोग चलते हैं। सेम ही चीज का एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। तो दिस इज द बेसिक फॉर्म। तो ये जो है, जो डिफरेंट वाले हैं नॉन पैरामीट्रिक पैरामीटर के, तो कल बताऊं तुमको फिर मैं। तो ये बेसिक सी बात है इसके अंदर। अब एक एक को हम डेप्थ में खोलो के कि क्या करते हैं, बस इतना ये ध्यान रखने वाली कि ये बात की मैंने, ये क्वालिटेटिव डेटा की बात करी है। क्वालिटी आ रही है इसके अंदर, नंबर आ रहा है। क्वांटिटी वाला जो है उसका भी अलग है, पर वो ज्यादातर तुम्हारे पेपर में पूछा नहीं गया, पर बता दूंगी मैं तुमको उसके अंदर कि क्वालिटी वाले में ही चलता है इसके अंदर। तो क्वालिटी वाले में हम क्या क्या पूछते हैं, जैसे इसके अंदर तो हम मोस्टली जो मैथ्स लगाते हैं तो पता ही है, क्वालिटी वाले में क्या क्या होता है वो भी बताऊंगी, सर की किताब में भी दे रखा अच्छे से। तो ये बेसिक चीज है। और अब क्या है कि अब एक चीज को, मतलब जैसे कि हम Z टेस्ट लगा रहे हैं या T टेस्ट लगा रहे हैं, जो भी टेस्ट, मतलब ये ना इनके जो नाम है Z टेस्ट, T टेस्ट, की स्क्वायर, एनकोवा, ये जो नाम रखे गए हैं, कुछ तो जिस बंदे ने खोज करी उसका नाम है, उसका कोई इनिशियल उठा लिया, जैसे करके अगर कोई किसी का नाम होगा भाई स्पीडसन रैंक कोरिलेशन, तो इसका नाम स्पीडसन उस बंदे का नाम है। ये सिर्फ नाम है, इसमें और को कुछ नहीं है उसके अंदर। तो इन सबके एबीसीडी नाम रख दो भले ऐसे करके, तो उसके डेप्थ में उतना एफ टेस्ट है, ये साइन टेस्ट है, ये बस उस बंदे के नाम थे, इसलिए इसको इतना ही ध्यान रखना। बस ये याद रखना कि यूज कहाँ, इसका यूज केस कहाँ है, यूज कहाँ हो रहा है, उस पोजीशन में कौन सा वाला टेस्ट यूज करते हैं ऐसे करके, तो वो अपने को याद रखने में हेल्प करेंगे। अब जो भी ये टेस्ट करेंगे, तो हमने अभी तक ये टेस्ट करने के लिए क्या क्या पढ़ा था, हमने उसको टेस्ट करने के लिए पढ़ा था सैंपल का, हमने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमने एक तुमको बताया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना सिखाया था। यहां तक हम पहुंचे थे। तो इन टेस्टों को करने के लिए जो इनके फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले में क्या पुट करना है, क्या मीन पुट करना है, मीन ही होता है, मीडियन और मोड तो होता ही नहीं है। तो मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं, या एक अभी जो मैं बताऊंगी एक दो चीजें वो और होती हैं सैंपल के बारे में, तो वो और पता हो तो इन फॉर्मूले, बस सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन है ये, सवाल है ये, उसमें टेस्ट कौन सा लगेगा, Z। अब Z को लगाने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है जी। तो फॉर्मूला ये है, इसके आगे शायद रखा होगा, देख लेते हैं। SAP, रुको, ये अलग चीज है।
शेयर भी नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। तो कोई फॉर्मूला है उसका, तो उस फॉर्मूले में डालने के लिए जो चीजें चाहिए वो तुम्हारे पास रेडीमेड तैयार है कि नहीं है। जैसे कि मीन या तुम्हारा तैयार है, एसडी तैयार है, और तुमने इस फॉर्मूले में डालना है नंबर ऑफ सैंपल्स या ऑब्जर्वेशन या कुछ भी है वो डालना है, वो तैयार है तो तुम डालो और आगे बढ़ो, तुम्हारा कैलकुलेशन करो मैथ्स की और खत्म काम उसके अंदर। तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो उसका आंसर, उसको थ्योरी में बना के लिखना होता है। अब जो इतना सामान हमने इकट्ठा किया था अभी तक जो किया था, उसमें से एक या दो चीजें हैं जो अभी तक हमने नहीं करी थी उसके अंदर। इसमें तुम्हें दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा है, अभी तक मैंने जो बताया था कुछ भी जनरल बात मैथ्स निकालनी वो यहीं तक बताई थी मैंने। ये सारा स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटर ये वाली चीजें, रेंज, इंटरकोटाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसके आगे की जो ये चीजें थी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन या स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोएफिशिएंट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये चारों चीजें हमने नहीं करी थी, मैं तुमको बाद में बताऊंगी। तो ये सब ये अब ये निकालना सीखेंगे, ताकि जो आगे अगर फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अगर उसने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पूछ लिया है, तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालना आ गया, ऐसे जो आगे का वर्ड है ये अगर उसने पूछ लिया है किसी फॉर्मूले में तो ये डले ऐसे करके। तो अब ये इसमें ये निकालना आपने सीखेंगे इसके अंदर। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये इसमें हेडिंग में था मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन बिटवीन टू और मोर सैंपल्स। तो इसका मतलब जो टी टेस्ट है वो टी तो हम क्या कर रहे थे, एक सैंपल के अंदर ही घूम रहे थे, तो लगभग शायद उसके फॉर्मूले में ये सारा सामान डले। लेकिन जो दो सैंपल्स की बात हो रही है, टू और मोर सैंपल्स, अगर टी दो अलग अलग चीजें प्री पोस्ट है तो उसमें भी शायद ये लग सकता है, मतलब डिपेंड करता है, ये आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बता दिया, पर लगभग ये है कि भाई हो सकता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुमको वो सामान अवेलेबल भी है कि नहीं। अब क्योंकि कई चीजें जो आगे की हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये पता करने के लिए पहले ये वाला पता होना चाहिए, तो ये आगे का स्टेप बनेगा। तो जब तक तुम यहाँ तक नहीं पहुंचते कि भाई क्या है हाइपोथेसिस, क्या होता है, टेस्ट करने के लिए मुझे, तब तक इन चीज़ों को मैं पहले पढ़ाती तो शायद इतना समझ में आता, प्रोबेबिलिटी क्या था, हाइपोथेसिस क्या था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या थी, टेस्ट करने के लिए टेस्ट कौन कौन से लगते हैं, उस टेस्ट के अंदर जो फॉर्मूला आता है उसमें सामान डालने के लिए कौन सा सामान है, कुछ सामान तो पहले तैयार कर चुके हैं, कुछ सामान अब तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एक वर्ड है वो डालने का। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या चीज़ है, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि बेसिक सी बात समझते हैं इसमें पहले, आज पूरा ये होगा नहीं तो तुमको मैंने बताया था कि भाई वो याद है कि तुमको मैंने बीपी का वो केसेस दिखाए थे, अरे भाई कहाँ हो गया, बीपी के केसेस दिखाए थे एक्सेल शीट के अंदर, जिसमें ये बताया था कि भाई 30 केसेस लिए गए, उनका स्टैंडर्ड निकाला गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन निकाला, ये सब कुछ निकाला। फिर एक बहुत बड़ा सैंपल तुमको दिखाया था मैंने, अरे तुमको याद है क्या, इसमें क्या होता है कि एक बात मैंने तुमको बताई थी कि भाई छोटे छोटे, अब जैसे 60 पेशेंट तुम देख रहे हो सल्फर के एक्जिमा के साथ में, तो एक बंदे ने 60 पेशेंट देखे, दूसरे ने 60 देखे, तीसरे ने 60 देखे, ये तुम 4-5 लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग हो गया। मान लिया जो तुम अपना क्वेश्चन ढूंढ रहे हो उसके अंदर, तो उसके अंदर वो दिखेगा नहीं तो तुम समझ नहीं आएगा। ये वाला, ये तुमको मैंने दिखाया था, ये वाला कि बीपी के
कितने पेशेंट हैं? 60 पेशेंट, ये वाले। तो 60 पेशेंट्स थे, उसका हमने ये सारा डेटा उसका कैलकुलेट किया था उसके अंदर। तो बीपी के पेशेंट्स, बीपी के फ्रीक्वेंसी, इन पेशेंट्स की इसका डेटा इकट्ठा करके उसके बाद हमने सारा कुछ कैलकुलेट करके हमने क्या निकाला था? मीन निकाला था, मीन डेविएशन निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। ठीक है, ऐसे करके कोफिशिएंट और कोरिलेशन हमने निकालने का था, वेरिएंस निकाल लिया था ऐसे करके। वेरिएंस और कोफिशिएंट कोरिलेशन जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहीं होती है। मेनली आगे के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हो रहा है, या ये मीन कहीं यूज होगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सैंपल साइज। तो ये 3-4 चीजें आगे के फॉर्मूलाज में यूज होती है। तो अब ये क्या था कि ये कितने 60 लोग हैं, तो 60 लोगों का कोई तुमने मीन निकाला। अब अगला तो कोई और सैंपल था, 50 लोग ये थे, ये 60 लोग ये थे, ऐसे करके, तो उसका भी तुमने कोई मीन निकाला ऐसे करके, और मीन ये से तुम रेंज बना रहे हो ऐसे करके अंदर। तो अब ऐसे 3-4 लोग थे, 3-4 लोगों की तुमने देखा कि सबके मीन ये लगा रहे होंगे। यहाँ पे इसका मीन आ रहा है 12.4, यहाँ पे इसका मीन आ रहा है 14, अगला कोई है सेम ही है, सब बीपी पे ही काम कर रहे हैं। और मान लिया कि सेम ही चीज पे काम कर रहे हैं, मतलब बीपी को वो किसी चीज से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडोरेनियम से। मेडोरेनियम दे दिया जी, लेकोसिस दे दीजिए, वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चारों लोगों का सवाल सेम है, अलग अलग जगह पे बैठे हुए लोग हैं। ये 4-5 लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं, सेम ही लोकेशन पे नहीं है, एक ही क्लास वाले लोग नहीं है, एक ही जगह पे बैठ के काम नहीं कर रहे। मान लिया कि भाई ये 4 अलग अलग स्टेट में, 5 अलग अलग स्टेट में बैठ के सेम ही सवाल पे उन्होंने सामान इकट्ठा कर लिया ऐसे करके। तो किसी का तो ये आया, किसी का ये आया, किसी का ये आया। अब ये कहें कि भाई सही क्या है, मेरा तो ये आ रहा है, मैं तो देता हूं अपने पेशेंट्स को, तो ये मेरी तो ये आ रही है, मेरी तो ये रेंज बन रही है इसके अंदर, और तेरा ये आ रहा है, उसका ये आ रहा है। तो क्या किया जाता है, इन सबको इकट्ठा कर लो, सबकी जो मीन आई है, ये 4-5 सैंपल्स की जो मीन आई है, इन सबके 4-5 सैंपल्स की मीन को यहाँ लिख दो। 5 लोगों की मीन ये है, और उन 5 का एवरेज निकाल लो। 5 अलग अलग सवाल हो गए, 15.26 और 11 और 14.99 और 12.4, इन सबको जोड़ के इसका एवरेज निकाल लो, मोटा मोटा सा एक तरीके से। तो जो ये निकला एवरेज निकाल के, जो एवरेज डिफरेंस निकलेगा उसका, कि भाई अब क्या फर्क है कि चार अलग अलग चीजें, और उसमें से उन चारों का जोड़ के, चारों का एक, उसे कहते हैं ग्रैंड मीन। 4 लोग, ये तो बहुत छोटा सैंपल दिया, ऐसे ग्रैंड मीन निकालने के लिए बहुत बड़ा किया जाता है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि भाई 60 लोग ये, 60 लोग ये, 5-4 लोगों ने 6-7 लोगों ने ये काम करना है, लेकिन सैंपल साइज तो 60 ही था। इससे अच्छा एक बड़ा सैंपल लिया जाए। बड़ा सैंपल जो मैंने यहाँ लिया, ये बताया था मैंने तुमको, ये कितने लगा था? 300 लोगों का। एक और बड़ा लिया मैंने, यहाँ लिया मैंने 600 लोगों का। अब ये जो 600 लोगों का आएगा, और इसका जो ये मीन आया, मीन डेविएशन है, सॉरी, ये तो मीन डेविएशन क्यों कर रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये मीन एक तरीके से। तो ये तो मीन डेविएशन की कैलकुलेशन बता दी कि तुमको मैंने, मीन डेविएशन, अरे सॉरी, मीन था, मीन की बात कर रही हूँ, मीन, ये नहीं है, मैंने डेविएशन देखा ही नहीं। तो अब ये जो बड़ा सैंपल लिया जिसमें 600 लोग हैं, तो जो इसका मीन है, इसके सच होने के कितने चांसेस हैं? कहाँ पे ये 5 लोगों का छोटा छोटा, ये जो 128 था और 131 है, और फिर ये 131 दूसरे का भी आ गया, तीसरे का भी 131 है, वाह, और चौथे का कुछ और है 140 सम, ठीक है। तो अब इन 4-5 को जोड़ के इसका एवरेज निकाल के कुछ एक निकालना ग्रैंड मीन की, भाई टोटल इनका एवरेज ऐसा सा होता है, मीन ये है 4-5 लोगों के हिसाब से, और एक बड़े से सैंपल से निकालना। बड़े से सैंपल से जो निकला 135, ये इसकी ज्यादा मान्यता है एक तरीके से, बजाय कि छोटे छोटे का, क्योंकि छोटे छोटे अलग अलग लोग हैं, उनमें एरर होने के चांसेस, उनके सैंपल में एरर होने के चांसेस, उनकी स्टडी में एरर होने के चांसेस, बहुत सारी चीजें फैक्टर्स हो सकती हैं कि उनमें गलतियां हो सकती हैं। तो जो उनका ये जो मीन आएगा, ग्रैंड मीन जिसे बोला जाएगा, उसके सच होने के चांसेस थोड़े से गड़बड़ होते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर हमारे पास इतना बड़ा कोई स्टडी ही नहीं है, ये तो बहुत छोटी, तो 600 की बात कर रही हूँ, पर ग्रैंड मीन जो एग्जांपल दे रही हूँ कि एक बड़े सैंपल से छोटे छोटे सैंपल्स को इकट्ठा करके उसका निकालना, या फिर एक बड़े सैंपल का निकाल के उसको मान लेना, सच मान लेना, दोनों में से ये वाली चीज ज्यादा बेटर मानी जाती है इसके अंदर। तो अगर ये तो 600 नहीं, मतलब ग्रैंड मीन के लिए बहुत बड़ा सैंपल साइज अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन माना जाता है। तो अब वो ये जो वर्ड है जो निकलेगा, जो मैं ग्रैंड मीन वर्ड यूज कर रही हूँ कि भाई बहुत सारे छोटे छोटों को जोड़ के
कुछ निकाल लेना, उससे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। मतलब तुमने एरर माइनस कर दिया, 5-4 लोग जो आपस में भिड़ रहे थे उसमें से उसका एरर माइनस कर दिया। एक चीज दिखाती हूँ तुम, इतना ही बताऊंगी ताकि तुमको आगे से और समझ में आए। ये है उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। चांस वेरिएशन फ्रॉम सैंपल टू सैंपल और फ्रॉम सैंपल टू यूनिवर्स इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। चांस वेरिएशन मतलब एक सैंपल से दूसरे सैंपल में जो वेरिएशन मिल रहा है, भाई एक मैंने बताया था तुमको, एक का 135 है, 100 दूसरे का 136 है मीन, तीसरे का कुछ और है, ठीक है। तो इन दोनों में जो फर्क आ रहा है वो, या फिर सैंपल का यूनिवर्स जो मतलब 600 लोगों से कंपेयर कर रहे हो ऐसे करके, उससे जो तुम वेरिएशन निकाल रहे हो, जो उसका अंतर निकाल रहे हो, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इट डज नॉट मीन एरर और मिस्टेक, इसका मतलब ये नहीं है। बिकॉज ऑफ चांसेस ऑफ बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी द सैंपल एस्टिमेट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये जो भी हम उसका पता करते हैं, विल डिफर फ्रॉम सैंपल टू सैंपल और फ्रॉम सैंपल टू यूनिवर्स। इस एरर का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई गलती हो गई। गलती ये तुमको मैंने बताया कि भाई 5 अलग अलग लोग बैठ के अगर सेम ही चीज की स्टडी कर रहे हैं तो कोई बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी भी तो आएगी। जो तुमको मैंने बताया था कि बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी क्या होती है, कि भाई अपनी ही बॉडी के अंदर तुम सुबह शाम भी नाप रहे हो तो भी ये 2 टाइम से नाप रहे हो, ठीक है, और मेल फीमेल में अलग अलग लोकेशन में नाप रहे हो, किसी भी तरीके की वेरिएबिलिटी है जो बॉडी में जो नॉर्मल है, मतलब जिसे नॉर्मल हो जाएगा कि ह्यूमन भी पॉसिबल है उस चीज को करना, वो एक एरर नहीं बोला जाता। लेकिन 2 अलग अलग लोगों में नापोगे तो वैसा फर्क आता है। तो जब ये फर्क आता है, इस फर्क को हटाने की कोशिश की जाती है कि भाई ये कैसे हटाया जाए। 4 लोग अगर 5 लोग अलग मीन लेके आ गए तो हम किसको सच मानेंगे। तो उसमें से कुछ ऐसी चीज ऐसे पैमाने पे लेके आओ कि भाई इसका कोई एक मिडिल ग्राउंड लेके आओ, जिससे हम कहें कि भाई अच्छा ये वाले को सेंटर ले लेते हैं, इसके आसपास वाले इसके पास होंगे तो चल जाएगा ऐसे करके। या एक बड़ा सैंपल ले लो जी, बड़े सैंपल को बहुत बड़ा सैंपल ले लो और जो वो बताएगा उसको सच मान लो ऐसे करके। तो जो वो एरर है, मतलब जो डिफरेंस आएगा, इसका इससे डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस, तो उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। उसके बाद है द टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ऑफ मीन फाइंड द मीन ऑफ द सैंपल मीन्स। सैंपल मीन्स मतलब जो 5 अलग अलग लोग, उन 5 का मीन and then the difference of individual mean from the grand mean। ऐसे करके एक सेकेंड, मान लिया एक का मीन आ गया था 20, दूसरे का आ गया था 22, तीसरे का आ गया था फिर 21, चौथे का आ गया था 23। ये 4 मीन है, मीन निकले थे जो मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, मीन ऑफ सेकंड सैंपल, मीन ऑफ थर्ड सैंपल, मीन ऑफ फोर्थ सैंपल, ऐसे करके। तो ये चारों के मीन निकले, तुमने आंसर दिया ये वाला। अब ये कह रहा है कि इन चारों को तुम जोड़ के इसका निकाल दो एवरेज मान लिया कि तुम्हारा आया 21। अब 21 में से हर एक को माइनस करो, ये वाला हर एक को इसमें से माइनस करो, उसको स्क्वायर करो, ये करके फॉर्मूला ये रूट लगाओ, जिसे वो लोग जो ये करेगा डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मीन्स फ्रॉम द ग्रैंड मीन, ये वाला ये करने का तरीका, ये ग्रैंड मीन का। और फिर ये जब तुम कर लोगे तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ उसमें, ऐसे करके इसका तुम जोड़ रहे हो, ये सारे जितने डिफरेंसेस आए थे सारे माइनस, इसका एक ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, -1 आ गया, 2 हो गया, इन सबको तुमने जोड़ दिया। तो इसको करना सिग्मा करना, इसका तुमने कर दिया सिग्मा और अपॉन कर दिया, ये उसका तुमने स्क्वायर किया हुआ है एक तरीके से। मान लिया इसका डिफरेंस आ गया 1 2 3 4 में से ये 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर एक तरीके से बिल्कुल है, हाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके अपॉन n-1, n कितना हमारा 1 2 3 4 4 -1 3, अरे वाह 3 का स्क्वायर भी तो करना है, 9 अपॉन 3 एक तरीके से।
तो 9 का स्क्वायर अपॉन 3 आ गया, ये आएगा 3 आंसर इसका। तो SEM आया ये 3 एक्स करके। कल फिर करेंगे, ध्यान से करेंगे इसको। पर ये इतना हुआ कि 4 अलग अलग मीन इकट्ठे करके उसका कुछ एवरेज निकाला गया और उस एवरेज पे ये कुछ फॉर्मूला लगाया गया, बस इतना। तो ये अब देखा गया कि भाई ऐसे तो करना, ऐसे तो 4 अलग लोगों को इकट्ठा करना, छोटे छोटों को इकट्ठा करके और वो पंगा लेना मुश्किल है। तो इसने दिखा, जो मैंने बात बोली कि 5 अलग अलग, इन सबकी वेरिएबिलिटी की प्रॉब्लम आती रहेगी बीच में, 5 अलग लोगों की। इससे अच्छा एक बड़ा ले लो 600 लोगों वाला। तो जो 600 लोगों वाला लोगे उस पर सीधा ही फॉर्मूला लग जाएगा 600 लोगों वाले पे, कि उस 600 लोगों वाला का स्टैंडर्ड डेविएशन लो और उसका सैंपल साइज का अंडर रूट करो। तो जो ये इससे निकालोगे बड़े सैंपल के हिसाब से, लार्जर सैंपल साइज इसको बोला जाता है। सो द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लार्ज सैंपल साइज ऑफ द होल पॉपुलेशन, और उसकी वजह से जो मीन निकाल लो उसका, बस। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाला जाता है, इसके तो मीन से निकाला जाता है। जो छोटे छोटे सैंपल्स हैं तो उनके सैंपल मीन से फर्क पता किया जा रहा है, ठीक है। और जो लार्जर वाला सैंपल है उसका फॉर्मूला ही अलग है। वो कहते हैं कि भाई हम स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालेंगे, तो दोनों के फॉर्मूले में फर्क है। अगर छोटे सैंपल से लगा रहे हो तो मीन की कैलकुलेशन करनी है, बड़े सैंपल से निकाल रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करो। ये है इसका क्या यूजेस है, ये अपने कल पढ़ेंगे, पर ये होता ये है। हाँ, आप बताओ क्या सवाल है, इतना समझ आया नहीं आया? मैम ये जहाँ कंट्रोल ग्रुप होगा वहाँ करना है हमारा, जैसे हमें सैंपल यूज हो रहा है। हाँ, कंट्रोल ग्रुप है वहाँ पे भी, मतलब जहाँ हम आगे अभी कैलकुलेट, अभी तो मैं तुमको ये बता रही हूँ कि ये क्या वर्ड होता है। जैसे तुमको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, ऐसे तुमको ये वर्ड बता रही हूँ कि भाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है। अब आगे ये कहाँ कैसे यूज होगा, ये आगे यूज केसेस है, उसके अंदर कहाँ लगेगा, फॉर्मूले में कहाँ काम आएगा। क्योंकि जो इसके आगे के जो फॉर्मूले होंगे, जैसे मैं बोलूंगी टी टेस्ट है जी, टी टेस्ट लिख के वर्ड लिखूंगी टी टेस्ट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है SEM अब इजगल टू SD/N, तो वहां लिखा होगा टी टेस्ट इजगल टू SEM/N। तो SEM पता दो ना, अब तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन तो पता है, ऐसे करके। तो ये वर्ड तुम्हें बता रही हूँ, 1 या 2 वर्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, एक प्रपोर्शन, 2 वर्ड बस। उसके बाद हम टेस्ट के फॉर्मूले निकाल के उसमें डालेंगे। ये चीजें समझ नहीं आती जब तक कि यहाँ तक ना पहुंचते उसके अंदर। तो इतना सा, ये बस इतना सा पढ़ो इसके अंदर कि हाइपोथेसिस के बाद हमने आज पढ़ा कि हाइपोथेसिस का थोड़ा सा रिवाइज करा दिया कि हाइपोथेसिस क्या थी, हाइपोथेसिस कराने की जरूरत क्या थी, हम चीजें टेस्ट करने की तरफ जाए क्यों रहे थे, टेस्ट करने के वैसे और भी तरीके थे, लॉजिकल वे भी थे, ये मैथमेटिकल वे हैं। इसमें हम पहले डेटा इकट्ठा कर रहे थे, फिर उसका बाद उसका एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं, फिर हम उस हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहे हैं, जिसे हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से टेस्ट करने के अलग अलग फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के अंदर कुछ सामान यूज होता है, उस सामान में हम 4-5 चीजें तो निकाल चुके थे और 1-2 चीजें हैं वो और निकालनी सीख के फिर उस फॉर्मूले को ढूंढ के उसमें सामान डालेंगे, बस इतना ही काम। ठीक है, ये है आज की समरी। अब बताओ क्या समझ आया और क्या नहीं आया। जिसको आ गया वेल एंड गुड नाइट, जिसको नहीं आया पूछो।